हेलो दोस्तों, पीसीएस लाइव की प्यारी मैगजीन में आपका स्वागत है और ये हैं राष्ट्रीय सुर्खियाँ। चलो हम लोग देखना शुरू करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज और प्रतीक चिन्ह। ठीक, तो सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज बन गया है और प्रतीक चिन्ह बन गया है। प्रतीक चिन्ह में क्या क्या शामिल है भैया? प्रतीक चिन्ह में शामिल है अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग और संविधान की किताब। ठीक, तो 3 चीज़ें शामिल हैं इसमें। अशोक चक्र हाँ, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग हाँ और संविधान की किताब हाँ, ये तीनों चीज़ शामिल हैं। अनावरण तिथि क्या थी? याद रखने की ज़रूरत तो इतनी नहीं है, लेकिन ठीक है, 1 सितंबर 2024 याद कर लो आप। ध्यान रहे कि जिस दिन सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज और प्रतीक चिन्ह स्थापित हुआ, उसी दिन विधि आयोग की स्थापना हुई थी। 23वें विधि आयोग की अवधि इसी दिन से निर्धारित है, 1 सितंबर 2024 से। विधि हमें क्या बचाती है? विधि हमें बचाती है सितम से। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा लोग होते हैं ना, उनके सितम से हमें बचाती है विधि। तो विधि आयोग का कार्यकाल कब से स्टार्ट हो गया? 1 सितंबर 2024 से विधि आयोग का कार्यकाल स्थापित हो गया और 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा लोगों से बचाती है, इसीलिए ये 3 साल का था। तो 3 साल का मतलब 1 सितंबर 2024 से लेके 31 अगस्त 2027 तक विधि आयोग का कार्यकाल होगा। दिनेश माहेश्वरी ने इसकी अध्यक्षता की है। तो अभी वर्तमान में विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? दिनेश माहेश्वरी साहब हैं। और दिनेश माहेश्वरी साहब के पहले कौन थे? ऋतुराज अवस्थी साहब थे। तो ये चीज़ें आप अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से याद रखना। जिस दिन विधि आयोग का कार्यकाल स्थापित हुआ, उसी दिन सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज और प्रतीक चिन्ह स्थापित हुआ। और उसका अनावरण किसने किया था? राष्ट्रपति जी ने किया था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। और इसका डिजाइनर कौन है? इसका डिजाइनर है NIFT दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फैशन टेक्नोलॉजी। अब ध्वज नीले रंग का है, पता है आपको। न्यायालय भवन का चित्र सुनहरे रंग का है, बाकी सारी चीज़ें इसमें सुनहरे रंग की हैं। खुले हुए पन्नों में सर्वोच्च न्यायालय के गोलाकार भवन को उभरते हुए प्रदर्शित किया गया है। इसे NIFT दिल्ली ने डिजाइन किया है। अब इसके ऊपर अशोक चक्र को भी स्थान दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य इसमें शामिल है, यतो धर्मस्ततो जया। जहाँ धर्म होता है वहाँ विजय होती है। इसी पूरे डिजाइन को, ये जो पूरा डिजाइन है ना, इसको कहा जा रहा है सर्वोच्च न्यायालय का एम्बलम। ठीक, प्रतीक चिन्ह। और ये है झंडा। अच्छा ये बताओ, झंडा से याद आया, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान था उसमें झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक, ये चीज़ आपको याद होगी मुझे उम्मीद है। और एक चीज़ और है, 22 जुलाई को झंडा स्वीकृत किया गया था, 22 जुलाई 1947। पक्का 22 जुलाई 1947 को। तो पाई का मान है झंडा में, पाई/7। झंडा जो है अपना, उसमें पाई का मान है 22/7, मतलब 22 जुलाई। चलो अब हम लोग चलते हैं आगे। 28 जनवरी 2025 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। डायमंड जुबली वर्ष के समापन समारोह को जस्टिस संजीव खन्ना ने संबोधित किया था। ठीक, तो यहाँ पे नाम बदल के आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। जस्टिस संजीव खन्ना का नाम आप याद रखना। अभी BR गवई साहब हैं और उनके पहले जस्टिस संजीव खन्ना जी थे, और उनके पहले जस्टिस संजीव खन्ना जी के पहले DY चंद्रचूड़ साहब थे। ठीक, तो ये तीनों नाम आप अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से याद रख लेना। अब चलते हैं न्याय की देवी की नई प्रतिमा के ऊपर। न्याय की देवी की नई प्रतिमा DY चंद्रचूड़ साहब ने इसका अनावरण किया। यह प्रतिमा जजों की लाइब्रेरी में स्थापित की गई है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? जजों की लाइब्रेरी में स्थापित की गई है। पुरानी प्रतिमा और नई प्रतिमा में कुछ अंतर है। गाउन पहने हैं पुरानी प्रतिमा, वर्तमान प्रतिमा साड़ी पहने हैं। औपनिवेशिकता आ भी थी, इसमें भारतीय संस्कृति दिख रही है। आंखों पर पट्टी थी पहले, अब आंखें खुल गई हैं। बाएं हाथ में तलवार थी पहले, अब बाएं हाथ में संविधान है। लेकिन एक चीज़ जो कॉमन है वो क्या है? तराजू इनके हाथ में भी था और तराजू इनके हाथ में भी है। 23वां विधि आयोग, ये हम पहले ही देख चुके हैं। 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक इसकी अवधि है। विधि आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होता है। ठीक, इसमें 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, ये चीज़ याद रखना। पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, और एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। ठीक, बाकी सब सचिव वगैरह ये सब रहते हैं। स्वच्छ भारत मिशन को नेचर की मान्यता मिल गई है। अब नेचर ने स्वच्छ भारत मिशन को मान्यता क्यों दी है, ये सारी पंचायत याद करने की जरूरत नहीं है आपको, आप इतना पढ़ लो। अध्ययन अवधि 2011 से 20 तक की। पहला डेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 2011 से लेकर 2020 तक की अवधि है, यानी 1 दशक की अवधि को शामिल किया गया है उसमें। ठीक, तो 2023 आ गया है, 24 आ जाए, 21 आ जाए, तो आप गलत कर देना उसे कि भाई 2011 से 2021 नहीं है, बस 2020 है। 10 सालों का, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो 35 भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश, मतलब हर भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल किया गया है, जिसमें 640 जिलों का आंकड़ा शामिल है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? 640 जिलों का आंकड़ा और 2011 से 20 तक की अवधि। और निष्कर्ष इनका क्या था? निष्कर्ष था भारत में शौचालयों तक पहुंच और बाल मृत्यु दर में विपरीत संबंध है। यानी जैसे जैसे स्वच्छता तक लोगों की पहुंच बढ़ती जाती है, स्वच्छता तक पहुंच बढ़ती जाती है, वैसे वैसे शिशु मृत्यु दर क्या होती जाती है? शिशु मृत्यु दर में गिरावट देखने को मिलती है। बस यही था इनका आंकड़ा, जिस कारण से नेचर ने स्वच्छ भारत मिशन को मान्यता प्रदान कर दी है। अब कैसे? अब हम लोग 11 शास्त्रीय भाषाओं को देख लेते हैं। तमिल संगम, अपन को पता है कि तमिल संगम हुए थे, तो तमिल भाषा को सबसे पहले दर्जा दे दो 2004 में दे दिया तमिल को दर्जा। अब अगली भाषा संस्कृत 2005 में। फिर इसके बाद तेलुगु को 2008 में दर्जा दे दो, कन्नड़ को भी 2008 में दे दो। तो तेलुगु और कन्नड़ वही
अमुक्तमाल्यद वाली जो कृष्णदेवराय के समय कन्नड़ पंपा पोन्ना रन्ना वाला जो साम्राज्य था वो, ठीक, तो इन्हें 2008 में दे दो दर्जा। मलयालम को 2013 में दे दो। वही इसमें राजा मार्तंड वर्मा वो सब थे ना, जो उस समय जब मध्यकालीन भारत चल रहा था, तो मध्यकालीन भारत में केरल को एक महान सांस्कृतिक राजधानी तिरुवनंतपुरम को इन्होंने बना दिया था। तो उस समय मलयालम वाला इतिहास बहुत प्रमुख था। तो उड़िया, फिर इसके बाद उड़िया, फिर मराठी, फिर पाली प्राकृत, असमिया, बांग्ला, इस बार इन्हें मिल गया है 3 अक्टूबर 2024 में, ठीक। तो उड़िया को 2014 में, मराठी, पाली प्राकृत, असमिया, बांग्ला को 2024 में दर्जा दे दिया। तो याद करने का तरीका क्या होगा भैया, मराठी साम्राज्य, पाली प्राकृत ये मौर्य साम्राज्य का हिस्सा थे, असमिया अहोम साम्राज्य हो गया, बांग्ला जो बंगाल वाला क्षेत्र था वो आंदोलन से रत था जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। तो स्वतंत्रता आंदोलन का स्वदेशी आंदोलन के समय में केंद्र कौन था, बंगाल था। तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि इन इलाकों की भाषाओं को राष्ट्रीय उसमें शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। आगे और भी भाषाएं होंगी जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाएगा। शास्त्रीय भाषा मानदंड 1500 से 2000 ईसा पूर्व पुराने ग्रंथ होने चाहिए। तो एक तो ग्रंथों की मान्यता है कि कितने पुराने ग्रंथ उस भाषा में मौजूद होने चाहिए, तो 1500 से 2000 ईसा पूर्व पुराने ग्रंथ होने चाहिए। फिर मूल्यवान विरासत का हिस्सा होना चाहिए। फिर उन्हें ज्ञान ग्रंथ होना चाहिए। ज्ञान ग्रंथ मतलब वह किसी, जैसे मान लो पीएचडी करनी है किसी को, तो उनकी पीएचडी के काम में आ रही है, ठीक, पीएचडी के काम में आ रही है लोगों के, पुरालेखीय साक्ष्य, शिलालेखीय साक्ष्य, इतिहास लेखन के काम में आ रहा है, तो उन ग्रंथों को ज्ञान ग्रंथ कहा जाता है। तो अशोक के अभिलेख क्या है, ज्ञान ग्रंथ है। इसीलिए देखो पाली प्राकृत यहाँ पे आ गया, मराठी, असमिया, बांग्ला सब इसी तरीके से इस भाषा में या इस शास्त्रीय भाषा के उसमें शामिल हुए हैं। विशिष्ट विकास, शास्त्रीय भाषा और साहित्य आधुनिक भाषा से भिन्न होने के कारण उसका विकास अलग तरीके से हो, कि मतलब पहले लोग कुछ तरीके से बोलते थे, अब वर्तमान में उस भाषा का जो बोलने का तरीका है वो बिल्कुल बदल गया है। अब साहित्य अकादमी के तहत भाषा विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों पर इसे वर्ष 2005 और 2024 में संशोधित किया गया था। तो ये आपके मतलब का नहीं है। शास्त्रीय भाषा होने से फायदा क्या होता है, 2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने लगते हैं, राष्ट्रपति सम्मान प्रमाण पत्र पुरस्कार और महर्षि बद्रनारायण सम्मान पुरस्कार। तो ये चीज आप याद रखना, महर्षि बद्रनारायण सम्मान पुरस्कार किस भाषा के लिए दिया जाता है, शास्त्रीय भाषाओं के लिए दिया जाता है, ओके। फिर व्यावसायिक पीठों का निर्माण भी हो जाता है विश्वविद्यालयों के अंतर्गत यूजीसी के द्वारा। फिर ये मैसूर में केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, यहाँ पे शास्त्रीय भाषाओं का अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्र की भी स्थापना की जाती है। तो ये क्वेश्चन तो आपके पीसीएस प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पे है, मैसूर में। अब चलते हैं आगे, भविष्य के युद्ध के लिए एआई इंक्यूबेशन सेंटर। एआई इंक्यूबेशन सेंटर का मतलब क्या है भैया, भारत की जो इलेक्ट्रॉनिक्स राजधानी है वो कौन है, इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है बेंगलुरु। तो एआई इंक्यूबेशन क्या है, एआई इंक्यूबेशन इलेक्ट्रॉनिक और संचार का मामला है। तो एआई इंक्यूबेशन जो सेंटर है वो कहाँ पे खोला जाएगा, बेंगलुरु में खोला जाएगा। क्योंकि भविष्य के युद्ध के लिए खोला जा रहा है, तो निर्माण, इसका उद्घाटन कौन करेंगे, सेना प्रमुख करेंगे। तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर ने इसका उद्घाटन कर दिया। तो भविष्य के युद्ध के लिए एआई इंक्यूबेशन सेंटर, इंक्यूबेशन का मतलब क्या होता है कि जो कोई अपने निर्माण की शुरुआती अवस्था में होता है उसको कहते हैं इंक्यूबेशन। मतलब अभी वह किसकी अवस्था में, अभी वह केवल और केवल शुरुआती अवस्था में। शुरुआती अवस्था मतलब अभी उसके ऊपर रिसर्च चल रही है, ठीक। तो इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित कर दिए गए। अब एआई संचालित युद्ध के परिचालन दक्षता और तत्परता में सुधार करना। एक राष्ट्र एक चुनाव भैया, रिपोर्ट कब मिल गई, 18 सितंबर 2024 को रिपोर्ट मिल गई, मोदी जी के जन्मदिन के एक दिन बाद। 17 सितंबर को मोदी जी का जन्मदिन होता है। हालांकि विश्वकर्मा जी की जयंती भी 17 सितंबर को होती है, पेरियार साहब का भी जन्मदिन 17 सितंबर को होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें 17 सितंबर को होती हैं। जैसे 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा भी चलता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं 17 सितंबर काफ़ी महत्वपूर्ण तिथि है। तो 18 सितंबर 2024 को एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है, ठीक। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। अब गठित कब हुई थी समिति, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखो, भारत में चुनाव कब हुए थे, 2024 में। तो 2024 से पहले समिति गठित हुई थी, और 2024 के चुनाव के बाद उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो 2024 के सितंबर में उन्हें रिपोर्ट सौंपी, और 2023 यानी चुनाव के 1 साल पहले 2 सितंबर 2023 को समिति बनी थी। तो चुनाव के पहले समिति बनी थी, ये चीज़ याद रखना। तो आपको 2023 हमेशा याद रहेगा। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। देश में चुनाव 2 चरणों में कराए जाएंगे। कितने चरणों में, 2 चरणों में। बहुत सारी चीज़ें चरणों में कराई जाएंगी, तो 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। प्रथम चरण में लोकसभा सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित कराए जाएंगे। दूसरे चरण में क्या होगा, प्रथम चरण के 100 दिनों के अंदर, ये मामला यहाँ पे फंस जाएगा। 100 दिनों के बाद, 100 दिनों के पश्चात एग्जामिनर आपको देगा और आप कहोगे हाँ ऐसा ही तो कुछ पड़ा था, लेकिन 100 दिनों के अंदर, अंडर 100 डेज स्थानीय निकायों के चुनाव आयोजित होंगे। स्थानीय निकायों के, ठीक। वो क्या करेगा, वो कहेगा कि द्वितीय चरण में प्रथम चरण के 100 दिनों के अंदर
विधानसभाओं के चुनाव आयोजित कराए जाएंगे, गलत हो जाएगा। 100 दिनों के पश्चात स्थानीय निकायों के चुनाव आयोजित कराए जाएंगे, गलत हो जाएगा। एकदम एग्जैक्ट यही लिखा होना चाहिए, 100 दिनों के अंदर स्थानीय निकायों के चुनाव आयोजित होंगे और इसके लिए संविधान में संशोधन भी प्रस्तुत करना पड़ेगा। ऊपर वाले मामले में संशोधन प्रस्तुत नहीं करना पड़ेगा, नीचे वाले मामले में संशोधन भी प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसीलिए संशोधित अनुच्छेद भी संविधान में शामिल किए गए। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि बढ़ाई जाएगी। अनुच्छेद 172 राज्य विधानमंडलों की अवधि बढ़ाई जाएगी। अनुच्छेद 327 संसद को विधायिकाओं के चुनाव से संबंधित प्रावधान करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक, अब इसके बाद अंतः स्थापित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 82 का। हमेशा याद रखना कि जो कैपिटल वाले होते हैं अनुच्छेद, वो हमेशा संविधान संशोधन के माध्यम से ही शामिल किए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं, इस संशोधन के लिए राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब ये जो प्रथम चरण के चुनाव के लिए ये सारी मामले किए जा रहे हैं ना, राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे, स्थानीय निकायों के चुनाव करवाने की कोशिश करेंगे, वैसे ही हमें राज्यों का समर्थन चाहिए होगा और आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन कराना होगा। अगर आपको इसमें मेंस स्तर की जानकारी प्राप्त करनी है तो आप इसको क्लिक करोगे, अपने आप एक लिंक ओपन होगा, वो आर्टिकल आप देख लोगे अगर आपके में नेट होगा तो। ONOE उच्च स्तरीय समिति, 8 सदस्यीय अध्यक्ष सहित 8 लोग हैं। अध्यक्ष सहित याद रखना, अध्यक्ष सहित 8 लोग। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा 2 केंद्रीय गृह मंत्री थे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। इनके अलावा कोई भी केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल नहीं है, प्रधानमंत्री जी इसमें शामिल नहीं है, रक्षा मंत्री जी इसमें शामिल नहीं है, विदेश मंत्री जी इसमें शामिल नहीं है। ठीक, तो और वित्त मंत्री भी इसमें शामिल नहीं है। तो इन लोगों को छोड़ के बाकी सब क्या है? बाकी सब गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं, NK सिंह साहब हैं, सुभाष कश्यप साहब हैं, हरीश साल्वे, संजय कोठारी साहब हैं। ये सब लोग क्या हैं? ये अपने अपने क्षेत्र के धुरंधर हैं। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं, नितिन चंद्र सचिव भारत सरकार ने ये जो रिपोर्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी थी। ठीक, चलो अब हम लोग बढ़ते हैं। सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में वृद्धि कितनी हुई? 24%। पहले 1 लाख रुपया वेतन था, अब 1,24,000 हो गया, खत्म बात। इतना ही पढ़ना है। अब दैनिक भत्ता में वृद्धि हुई, कितना हो गया वर्तमान में, अपन को उतना याद रखने की जरूरत है भी नहीं। भारत का पहला संविधान संग्रहालय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला, चूंकि पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है। 23 नवंबर 2024। अब कैसे याद रखोगे 23 नवंबर 2024? एक चीज याद रखो, पहला संविधान संग्रहालय कितने हुए? 1 2 3। और संविधान दिवस कब होता है? 26 को होता है। 26 - 3 करो, 23 हो गया, खत्म बात। 23 नवंबर 2024 याद हो गया। केंद्रीय विधि मंत्री और अर्जुन राम मेघवाल और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ठीक, भारत का संविधान संग्रहालय 23 नवंबर 2024 यहाँ पे उद्घाटित हो गया। कहाँ पे उद्घाटित हो गया? सोनीपत, हरियाणा। वहाँ पे एक OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है सोनीपत में, वहाँ पर भारत का प्रथम संविधान संग्रहालय उद्घाटित हो गया। संविद क्या है? भारत का प्रथम रोबोटिक टूर गाइड। अब इसी संविधान संग्रहालय में एक संविद नाम का, अब संविधान लिखोगे तो इस तरीके से लिखोगे ना, संविधान का इन्होंने संविद पकड़ लिया, HN को अलग कर दिया। तो संविद पोर्टल क्या होगा? संविद पोर्टल इस संविधान संग्रहालय में लगा होगा और लोगों को गाइड करेगा कि भैया कहाँ पे कौन सी चीज़ें लिखी हुई हैं या कौन सी चीज़ें रखी हुई हैं, ताकि संविधान से रिलेटेड जो संविधान की डिबेट थी या संविधान से रिलेटेड जो प्रमुख चीज़ें हैं, बाबा साहब अम्बेडकर साहब जी हैं या फिर हमारे संविधान के जो विशेषज्ञ थे, उन लोगों के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस संविधान संग्रहालय में मिलेंगी, जिसके लिए गाइड करेगा ये रोबोटिक टूर गाइड। OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने IIT मद्रास की सहायता से इसको बनाया है। ठीक, तो IIT मद्रास ने इसमें रोबोटिक टूर को बनाने में क्या कर दी है? मदद की है। यह रोबोट है संविद। संविधान दिवस संबंधी अन्य घटनाक्रम देख लो। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान क्या है? मुख्य विषय है। इस बार का मुख्य विषय क्या था? हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। 75वीं वर्षगांठ थी, 1949 को लागू हुआ था हमारा संविधान। गलत बोल दिया ना मैंने? 1949 को क्या हुआ था? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया था हम लोगों ने। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। लेकिन लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक, कुछ प्रावधान शुरुआत में ही लागू हो गए थे। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान के तहत संविधान अंगीकरण की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई और ये 10वां संविधान दिवस मनाया गया 26 नवंबर 2024 को। तो पहला कब था? पहला संविधान दिवस कब मनाया गया था? 26 नवंबर 2014 को मनाया गया था, तभी तो 26 नवंबर 2024 को 10वां संविधान दिवस मनाया गया। अब इसमें एक चीज, संस्कृत और मैथिली भाषा को भारतीय संविधान का विमोचन किया गया। तो संस्कृत और मैथिली भाषा में भारतीय संविधान का विमोचन कब किया गया? कौन सी डेट को किया गया? 26 नवंबर 2024 को भी ये काम किया गया। युगे युगीन भारतीय संग्रहालय अब ये प्रस्तावित है, तो इसलिए इसकी कोई डेट नहीं है कि ये कब लॉन्च हुआ या कब बना। अभी बनने को तैयार है। और कहाँ बन रहा है? नई दिल्ली में बन रहा है। सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है ये। सेंट्रल विस्टा परियोजना का मतलब है कि केंद्रीय भवन के आसपास
जो संसद है, संसद भवन के आसपास जो भी बिल्डिंग वगैरह बनाई जा रही हैं, वहाँ पे युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय भी स्थापित किया जा रहा है। तो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का ये हिस्सा है। भारत की पुरानी सभ्यता और संस्कृति विरासत का ये प्रदर्शन करेगा। गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन हो गया राजघाट नई दिल्ली में। अब भैया थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये 2 अक्टूबर को लॉन्च हुई होगी, आपको लगेगा नहीं हुई। ये 30 जनवरी जिस दिन महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई उस दिन हुई, 30 जनवरी को नहीं। तो उनके शहादत दिवस पे भी नहीं है और उनकी जो जन्म दिवस है उस पर भी नहीं है। हु कब, तो फिर है कब? 26 जनवरी 2025। 6 जनवरी 2025 को ओम बिरला द्वारा गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन किया गया। जीएसआई भूविज्ञान संग्रहालय, अब भैया इतने सारे संग्रहालय घूम रहे हैं तो जीएसआई भूविज्ञान संग्रहालय भी घूम लेते हैं। भूविज्ञान संग्रहालय ग्वालियर में, तो भू विज्ञान संग्रहालय कहाँ पे? ग्वालियर में। तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसका उद्घाटन किया था। भारत का पहला मधुमेह बैंक कहाँ पे? मधुमेह बैंक है चेन्नई में। ठीक, तो इसमें केवल आपको इतना याद रखना है कि कौन सा चीज़ कहाँ पे है। मधुमेह बायो बैंक चेन्नई में, चेन्नई। आईसीएमआर और एमडीआरएफ द्वारा स्थापित किया गया। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इसमें सहायता की है बनाने में। अब इसके बाद रीवा एमपी, ये जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण सेंट्रल जू अथॉरिटी सीजेडए ने क्या किया है? भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया है। राजा मार्तंड सिंह जूदेव के नाम पर रीवा एमपी में पहला बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित कर दिया गया है। ठीक, ये चीज़ आपके लिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। वेटलैंड सिटी, इंदौर और उदयपुर भारत के 2 शहर हैं, इंदौर और उदयपुर। उदयपुर राजस्थान में है, इंदौर एमपी में है। इनको रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड शहर की मान्यता पाने वाले प्रथम भारतीय शहर बना दिया गया है। तो इंदौर और उदयपुर दोनों को साथ किया गया है। तो आप ये नहीं कर सकते हो कि इंदौर पहले था या उदयपुर पहले था, दोनों साथ में थे, दोनों का अनाउंसमेंट साथ में हुआ है। तो इसमें कोई पहला या दूसरा इसमें हम लोग नहीं कह सकते हैं। तो चलिए, शांति मिल गई अपन को। ठीक, क्योंकि शांति को अगर आप लिखोगे, शांति में कितने शब्द हैं? 2 मार्च को अपन को शांति मिल गई। अहिंसा विश्व भारती द्वारा जैन आचार्य लोकेश के मार्गदर्शन में स्थापित। देखो, शांति किससे जुड़ी हुई है? अहिंसा से जुड़ी हुई है, तो अहिंसा विश्व भारती हो गए यहाँ पे। और अहिंसा का जो प्रवचन है वो सबसे ज़्यादा किन आचार्यों ने दिया था? जैन आचार्यों ने दिया था। तो इनका जो सबसे ज़्यादा जैनों का क्या था? अहिंसा के ऊपर सबसे ज़्यादा इनका मानना था, अहिंसा की अति करते थे लोग, ऐसा कहा जाता है। त्रिपुरा भाषणी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर हो गए। 28 जनवरी 2025 को भाषणी के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने वाला त्रिपुरा पूर्वोत्तर का पहला राज्य है। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं रह गया है अपने लिए उतना, इंपॉर्टेंट है भाषणी 2022 में लॉन्च हुआ था। भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया, इसका फुल फॉर्म याद रखना, भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया। एआई संचालित भाषा अनुवाद है, मतलब आप क्या करोगे, आपने इसको मान लो संस्कृत भाषा का एक पूरा डेटा सेट दे दिया, अब ये संस्कृत भाषा को हिंदी में परिवर्तित करना है, तो इसको आपने सारा डेटा सेट सिखा दिया, तो ये क्या करेगा, इसके सामने जो भी संस्कृत वाली चीज़ आएगी, टेक्स्ट आएगा, वो इसको हिंदी में कन्वर्ट कर देगा, वो इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा, या वो उसको कन्नड़ में कन्वर्ट कर देगा। बहुत सारे जो उसके पास इंटरफेस होंगे उसे सिखाया जाएगा एआई को, और फिर वो इंटरचेंज कर देगा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा महाकुंभ में सहज संचार के लिए भाषणी का भी प्रयोग हुआ था। 11 भारतीय भाषाओं में अनुवाद की सुविधा थी। यानी जैसे आप मोबाइल ले गए, आपको एक साइन बोर्ड दिखा, अब साइन बोर्ड हिंदी में लिखा हुआ है, अब आप कन्नड़ के हो, आपने क्या किया कि अपने मोबाइल से भाषणी ऐप खोला और उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया। अब आपको हिंदी वाला जो टेक्स्ट है वो आपको किस में दिख रहा है, वो आपको कन्नड़ में दिख रहा है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, इसका उपयोग करके अपने लिए लोकेशन ट्रैक करना, कहाँ पे आपको जाना है, या फिर और सारी चीज़ों की सुविधाएं आपको मिल गई। महाकुंभ 2025, प्रयागराज की तरफ आते हैं हम लोग। महाकुंभ कहाँ कहाँ होता है, सबसे पहले यही जान लो, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। प्रयागराज में हर 144 साल में एक बार महाकुंभ होता है। ठीक, अब ये कुछ लोग डाउट करेंगे कि 6 साल में होता है कि 144 साल में होता है। इस बार अखबार में भर भर के आया था कि 144 साल में पहली बार महाकुंभ आयोजित हो रहा है। ठीक, तो पहला महाकुंभ था जो 144 साल बाद हो रहा था, तो उसको महाकुंभ कहते हैं। तो तमाम लोगों की इस बारे में अलग अलग राय है। तो चलो हम लोग चलते हैं कि कुंभ मेला किस कारण आयोजित होता है। सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति को की जो ज्योतिषीय स्थिति होती हैं उनके आधार पे कुंभ मेले को स्थापित किया जाता है। ठीक, अब सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, सूर्य किसका प्रतीक है? सूर्य प्रतीक है ज्ञान का, बृहस्पति ज्ञान का प्रतीक है, सूर्य तेज का प्रतीक है, चंद्रमा मन का प्रतीक है। तो मन, आत्मा और ज्ञान, इन सब का सम्मेलन यहाँ पर होता है। अब इसके बाद कुंभ को यूनेस्को की जो मानव अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, इसका दर्जा कब मिला था? 2017 में मिला था। तो कुंभ को 2017 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा प्रदान किया था। आयोजन तिथि देख लो, आयोजन तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 जनवरी 2025 से लेकर 26 फरवरी 2025। तो 13 और 13 दूनी क्या होता है? 26। तो 13 जनवरी को शुरू हुआ और 26 फरवरी को खत्म हुआ या समापन हुआ उसका।
पौष पूर्णिमा से आरंभ हुआ था, तो 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा थी, 26 फरवरी को महाशिवरात्रि थी। 45 दिवसीय आयोजन था। भैया दिवसीय बहुत पूछे जा रहे हैं, पीसीएस वाले एकदम पूछा था ना पिछली बार नेपाल वाला कि 3 दिवसीय आयोजन हुआ था, तो भैया हमने पहले लिख दिया 45 दिवसीय आयोजन, याद कर लो। रिकॉर्ड 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आए थे, लेकिन ये रिकॉर्ड भीड़ का रिकॉर्ड दर्ज नहीं हुआ था, क्योंकि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों को बताया नहीं गया था कि भीड़ का रिकॉर्ड होगा। इसीलिए ये आकाशवाणी कुंभवाणी, मतलब आकाशवाणी कुंभवाणी क्या होती है? आकाशवाणी सूचना प्रदान करने के लिए होती है। तो कुंभ में जितने भी यात्री आए थे उन लोगों को सूचना प्रदान करने के लिए आकाशवाणी कुंभवाणी नाम का एक चैनल, एक समाचार बुलेटिन प्रकाशित किया जाता था। प्रकाशित मतलब प्रसारित किया जाता था 103.5 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर। तो ये 103.5 की मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी याद कर लो, आकाशवाणी कुंभवाणी 103.5 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति पर ये कुंभवाणी समाचार बुलेटिन प्रसारित होता था। कुंभ सह एआई एक चैटबॉट, ये क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। एआई संचालित बहुभाषी आवाज सक्षम चैटबॉट। ये क्या करता था कि कुंभ के जो यात्री थे उनकी मदद करता था, उनको जैसे यात्रा के लिए विवरण देना, कुछ भी विवरण देना, इसी को भाषणी अनुवाद के साथ, ये जो भाषणी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था ना, इसी को भाषणी के साथ कनेक्ट कर दिया गया था। तो उनको क्या करता था? चैटबॉट सहायता करता था। चैटबॉट से क्या है? चैटबॉट क्या है? चैटबॉट से मतलब आप कुछ भी पूछोगे वो आपको इसका क्या दे देगा? उत्तर दे देगा। तो लोग उत्तर पूछते थे इससे चैटबॉट से कि कहाँ जाना है, तो अब कई लोग अपनी भाषा में बोलते होंगे, फिर वो उसको चैटबॉट बताता होगा कि दाहिने जाइए, ऐसे जाइए, ऐसे जाइए। तो कुल मिला के इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। एआई संचालित बहुभाषी आवाज सक्षम चैटबॉट था, तीर्थयात्रियों की सहायता के लिए। अब अस्थायी शहर की स्थापना, अस्थायी 76वां जिला घोषित कर दिया गया था। अस्थायी 76वां जिला घोषित कर दिया गया था किसको? यही महाकुंभ शहर को, जो महाकुंभ क्षेत्र था उसको अस्थायी 76वां जिला घोषित कर दिया गया था। इंफ्रास्ट्रक्चर में 92 सड़कों का नवीनीकरण, 17 प्रमुख सड़कों का सौंदर्यीकरण, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। नेविगेशन के लिए साइनेज कितने थे? 800 नेविगेशन साइनेज थे, हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में लगाए गए थे। 800 नेविगेशन साइनेज थे रास्ता बताने के लिए केवल, ठीक। सुरक्षा, 7 स्तरीय सुरक्षा प्रणाली, भैया 7, जेम्स बॉन्ड, ठीक। तो जेम्स बॉन्ड की सुरक्षा प्रणाली थी यहाँ पे 007, ओके। हरित महाकुंभ, हरित महाकुंभ कब मनाया गया? 31 जनवरी। भैया 13 जनवरी को शुरू हुआ, 13 जनवरी का उल्टा कर दो 31 जनवरी। 31 जनवरी को क्या हो गया? हरित महाकुंभ हो गया। तो राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण पर चर्चा के लिए हरित महाकुंभ आयोजित किया गया था। ये सारी चीजें आपके मतलब की है नहीं। नेत्र कुंभ, पश्चिम शरदा स्तंभ, हम 100 वर्षों तक देखें, हम 100 शरद ऋतुओं तक देखें। तो नेत्र कुंभ आयोजित किया गया दृष्टि दोष से निपटने के लिए। बौद्ध महाकुंभ यात्रा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महाकुंभ नगर में आयोजित की गई थी बौद्ध महाकुंभ यात्रा। कुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, ये भी मुख्यमंत्री द्वारा ही लॉन्च किया गया था, इसका भी शुभारंभ मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया था। तो कुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन वाला सम्मेलन मुख्यमंत्री जी, बौद्ध महाकुंभ यात्रा मुख्यमंत्री जी, जबकि चैटबॉट, कुंभ सहायक चैटबॉट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च, ठीक। अब हम लोग चलते हैं प्रमुख तिथियों के ऊपर। 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा, कल्पवास के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता था ऐसे पौष पूर्णिमा को, और ये 13 जनवरी को आयोजित हुई थी, और यहीं से कल्पवास के प्रारंभ से ही हम लोग किसका आयोजन मानते हैं? कुंभ मेले की शुरुआत का आयोजन मान लेते हैं कि कुंभ की शुरुआत हो गई है। 14 जनवरी मकर संक्रांति, आपको पता होगा 14 जनवरी को मकर संक्रांति होती है। मकर संक्रांति के दिन पहला शाही स्नान आयोजित किया गया, और दान की शुरुआत का प्रतीक इस दिन को माना जाता है। फिर इसके बाद 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या, मौन हो गए, दूसरा शाही स्नान। बच्चे जो बाहर पढ़ते हैं ना 29 जनवरी तक मौन हो जाते हैं, उनकी आवाज़ चली जाती है, क्योंकि पैसा खत्म हो जाता है, घर वाले फिर इसके बाद भेजते हैं 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख को। तो 29 जनवरी तक हम लोगों की आवाज़ चली जाती है, तो मौनी अमावस्या, मौन धारण कर लेते हैं हम लोग, ठीक। लेकिन ये मौन अलग है, उन्होंने मौन व्रत तोड़ा था। संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाकर जो ऋषभ देव थे ऋषि, उन्होंने अपना मौन व्रत तोड़ा था। तो 29 जनवरी आध्यात्मिक भक्ति और शुद्धि का एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, और ये दूसरे शाही स्नान का भी प्रतीक है। 3 फरवरी 2025 बसंत पंचमी, तो बसंत, ठीक, 1 2 3, तो 3 फरवरी को क्या हो गई? बसंत पंचमी आ गई, तीसरा शाही स्नान हो गया। ज्ञान की देवी सरस्वती के आगमन का जश्न मनाया जाता है। 12 फरवरी 2025 माघी पूर्णिमा, गुरु बृहस्पति की इसमें पूजा होती है, और ये इस विश्वास से जुड़ी हुई है कि हिंदू देवता गंधर्व स्वर्ग से पवित्र संगम पर उतरते हैं, ठीक। तो गुरु बृहस्पति की इसमें पूजा, और जो गंधर्व हैं उनके आगमन का ये प्रतीक है माघी पूर्णिमा, 12 फरवरी, ठीक। तो 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा हो गई। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि हो गई। तो ये डेट आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब प्रमुख गिनीज विश्व रिकॉर्ड कौन कौन से बने थे? एक साथ गंगा सफाई, गंगा है यहाँ पे, ये गंगा है, ठीक। अब गंगा का एक साथ सफाई कर दिया लोगों ने, तो उसका रिकॉर्ड बन गया। 329 कर्मचारियों ने एक साथ गंगा की सफाई कर दी, गंगा मैया की। फिर इसके बाद प्रयागराज मेला क्षेत्र है, तो प्रयागराज मेला क्षेत्र तो बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा क्षेत्र होगा। अब यहाँ पे क्षेत्र है, कुछ क्षेत्र यहाँ पे है, तो यहाँ पे कुछ लोग सफाई कर रहे हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ मिला के, इन सब स्थानों को मिला के
19,278 सफाई कर्मी सफाई कर रहे थे। तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया कि एक मेला क्षेत्र के अंतर्गत अलग-अलग ज़ोनों में इतने सारे लोगों ने मिलकर सफाई की। ये सारे यहाँ से रिकॉर्ड आने की संभावनाएँ कम है। विश्व की सबसे बड़ी हाथों की छाप पेंटिंग, ये आ सकता है 10,102 लोगों द्वारा बनाई गई। इसका डेटा भी आ सकता है कितने लोगों द्वारा बनाई गई, और ये विश्व की सबसे बड़ी हाथों की छाप पेंटिंग है। तो एक हाथ की छाप मैंने लगाई, दूसरे की नहीं लगाई, यानी 0। एक हाथ की छाप आपने लगाई, दूसरे की आपने नहीं लगाई, 0। तो एक हाथ की छाप मैंने लगाई, दूसरे की नहीं लगाई, एक छाप हाथ आपने लगाई, मैंने नहीं लगाई। फिर इसके बाद कितने टोटल हाथ हो गए? 2 हाथ हो गए, तो 10,102। एक बार फिर से देख लो, एक हाथ की छाप मैंने लगाई, दूसरे की नहीं लगाई, एक छाप आपने लगाई, दूसरे की नहीं लगाई, टोटल कितने छाप हो गए? 2 छाप हो गए। तो 10,102 विश्व की सबसे बड़ी हाथों की छाप पेंटिंग। 24 घंटे में लोग दांतों का परीक्षण करवा रहे हैं। ठीक, कोका कोला इंडिया ठंडे पेय पदार्थों का स्थायी प्रदर्शन हो रहा है, इसका विश्व रिकॉर्ड बन रहा है। एक तरफ दांत खराब करवाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ दांतों की इलाज करवाई जा रही है। महाकुंभ 2025 में ये चीज़ याद रखना है, सर्वाधिक भीड़ का रिकॉर्ड नहीं बन सका, क्योंकि इस प्रकार के वर्ल्ड रिकॉर्ड तभी दर्ज होते हैं जब वहाँ की सरकार पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी को अवगत कराती है कि हाँ सर्वाधिक भीड़ का रिकॉर्ड बनेगा या बन सकता है, जो कि नहीं किया गया। अब हम लोग भविष्य के कुंभ आयोजन देख लेते हैं। अगला कुंभ कहाँ पे होगा? नासिक में 2027 में गोदावरी नदी के तट पे। पूर्ण कुंभ अगला कब होगा? उज्जैन में 2028 में क्षिप्रा नदी के तट पे। पूर्ण कुंभ हरिद्वार में होगा 2033 में गंगा नदी के तट पे। तो ये सारे आयोजन आप अगले आयोजन देख सकते हो। तो अगला कुंभ अगर आपसे पूछा जाए, बता देना नासिक में होगा 2027 में। अगला पूर्ण कुंभ कब होगा? उज्जैन में 2028 में क्षिप्रा नदी के तट पे। अगला पूर्ण कुंभ 2033 में कहाँ पे होगा? हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर। कुंभग्राम सेक्टर 7 में प्रदर्शनियां आयोजित की गई, जैसे खादी ग्राम उद्योग प्रदर्शनी, एक जिला एक उत्पाद मंडप, उत्तर प्रदेश दर्शन मंडप, अतुल्य भारत कलाग्राम। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अतुल्य भारत कलाग्राम, जिसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अतुल्य भारत कलाग्राम में भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति का प्रदर्शन किया गया। और यहाँ के प्रमुख आयोजन कौन थे? अनुभूति मंडपम। गंगा अवतरण की कहानी, बहुत अच्छी अनुभूति हुई हमें, तो अनुभूति मंडपम हमने उसका नाम दे दिया। गंगा अवतरण की कहानी का 360 डिग्री गहन अनुभव, ये कहाँ पे करवाया गया था? कलाग्राम में। कलाग्राम में भी कहाँ पे? अनुभूति मंडप में। फिर इसके बाद अविरल शाश्वत कुंभ, कुंभ के इतिहास पर ASI जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसने अविरल शाश्वत कुंभ नाम का एक डिजिटल प्रदर्शनी करवाई थी, जिसके माध्यम से हमें कुंभ के बारे में पूरा उसका इतिहास पता चला था। तो ये भी कहाँ पे हुआ था अविरल शाश्वत कुंभ? ये भी कलाग्राम के अंतर्गत हुआ था आयोजन। फिर इसके बाद अगर राज्यों की बात की जाए, तो छत्तीसगढ़ प्रदर्शनी भी आयोजित हुई थी। तो छत्तीसगढ़ प्रदर्शनी आपको अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से याद रखनी है कि कुंभग्राम में जो भी 7 प्रदर्शनियां हुई थी, उसमें एक प्रदर्शनी एक राज्य की थी जो छत्तीसगढ़ प्रदर्शनी के नाम से जानी गई। तो छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति और विरासत है उसको भी प्रदर्शित किया गया था। उत्तर प्रदेश का तो था ही था, छत्तीसगढ़ का मामला भी था। इसके अलावा अगर कोई आ जाए कि मध्य प्रदेश की प्रदर्शनी, गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। झारखंड की प्रदर्शनी आयोजित की गई, भैया गलत हो जाएगा मामला। उड़ीसा की प्रदर्शनी आयोजित की गई, गलत हो जाएगा मामला। केवल और केवल छत्तीसगढ़ प्रदर्शनी आपको याद रखनी है, बाकी उत्तर प्रदेश का तो मामला रहा ही होगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA की प्रदर्शनी, बस इतना याद रख लो। इलाहाबाद संग्रहालय में भागवत प्रदर्शनी। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि भागवत प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई? कलाग्राम में आयोजित की गई? नहीं की गई। कहाँ आयोजित की गई? इलाहाबाद संग्रहालय में। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इलाहाबाद संग्रहालय में भागवत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जिसमें भागवत से प्रेरित लघु चित्र, मिनिएचर, छोटे छोटे चित्र, एकदम चिन्नू चिन्नू से चित्र, इनका उल्लेखनीय संग्रह प्रदर्शित किया गया। ठीक, तो भागवत प्रदर्शनी आयोजित कहाँ पे हुई? इलाहाबाद संग्रहालय में। और यहाँ पे मिनिएचर या लघु चित्रों का इसमें क्या किया गया? लघु चित्रों का प्रदर्शन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव, इसका आयोजन हुआ। इसका आयोजन कब हुआ? 16 से 18 फरवरी 2025 में प्रयागराज में। 16 से 18 फरवरी को प्रयागराज में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव आयोजित किया गया। विज्ञान, प्रकृति और संस्कृति का मिला जुला रूप देखने को मिला। 200 से अधिक प्रवासी पक्षी यहाँ पे आते हैं। उद्देश्य क्या था? पर्यावरण संरक्षण का। बस बाकी सारी चीज़ें आपको त्योहार की प्रमुख विशेषताएं नहीं देखनी है, बस ये देखना है प्रयागराज में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव आयोजित हुआ, डेट 16 से 18 फरवरी। ठीक, चलो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये 21 लाख रुपए का पुरस्कार, ये सब चीज़ें पढ़ लेना बस। विजिंगम अंतर्राष्ट्रीय तो चलिए अब हम लोग देखते हैं विजिंगम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह को। अब बात ये आती है कि विजिंगम है कहाँ पे? तो विजिंगम है केरल में। और ये महत्वपूर्ण क्यों है? विजिंगम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित कर दिया। डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह मतलब ऐसा बंदरगाह जहाँ का जो तल हो वो बहुत गहरा हो, ताकि जो जहाज है वो अधिक वाहन या अधिक सामान का लोड लेकर यहाँ पे इकट्ठा हो सके। बहुत सारे कंटेनर जब इसके ऊपर लाद दिए जाएंगे तो नीचे की तरफ दबाव लगेगा, और जब नीचे की तरफ जब दबाव लगेगा तो ये जहाज नीचे की तरफ डाउन होगा। अगर इसको तैरने के लिए पर्याप्त पानी नीचे मौजूद नहीं रहेगा तो ये क्या होगा?
ये तैर नहीं पाएगा या ये संचालित सही से नहीं हो पाएगा। इसीलिए डीप वाटर बंदरगाह बनाए जाते हैं ताकि जहाज आराम से वहाँ पर क्या हो सके, वहाँ पर रुक सके, वहाँ पर आराम से किनारे पर आ सके। तो देश का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह मतलब यहाँ से ट्रांसशिपमेंट होगा, यानी रोड, रेल, इनके माध्यम से इस बंदरगाह को जोड़ा जाएगा, ट्रांसशिपमेंट हो जाएगा। रेल के रास्ते, रोड के रास्ते, ठीक। तो ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह इसको बना दिया जाएगा। अब ये इसकी क्षमता है 10 लाख TEU प्रति वर्ष, 72 लाख TEU प्रति वर्ष इसका विस्तार करना है। परियोजना के कितने चरण हैं? 4, और 20,000 करोड़ रुपए की ये परियोजना बनाई गई है। तो 20,000 करोड़ आपको याद रखनी है, 20 के करोड़, ये चीज़ याद रखनी है। और प्रथम चरण का विकास 8,867 करोड़ रुपए से हो रहा है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। परियोजना कब पूर्ण होगी ये महत्वपूर्ण है, 2028 और 29। तो विजिंगम पोर्ट के बारे में पहली बात याद रखनी है केरल। दूसरी बात याद रखनी है कि 20,000 करोड़ रुपए की ये परियोजना है और ये भारत का पहला समर्पित डीप वाटर बंदरगाह है। और चौथी बात, परियोजना इसकी कब पूर्ण होगी? 2028 और 29 में, ठीक। अब पढ़ते हैं हम लोग आगे कि इसका संचालन कौन करेगा? अडानी पोर्ट्स बंदरगाह है, इसका संचालन प्रबंधन 2060 तक करेगा। 28-29 में परियोजना पूर्ण हो जाएगी और 29 से मान लो 2060 तक अडानी पोर्ट इसका संचालन करेगा और इसके बाद ये वापस किसे कर देगा? सरकार को वापस कर देगा संचालन का। फिर हो सकता है सरकार इसके संचालन प्रबंधन की जो अवधि है उसको बढ़ा दे। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी मिल गई है, वो आपकी परीक्षा के लिए जरूरी नहीं है। अब ये प्रथम चरण का विकास हो रहा है 8,867 करोड़ रुपए से, महत्वपूर्ण नहीं है। अब बस इसमें ये याद रखो कि केंद्र सरकार की भागीदारी इन 8,867 करोड़ रुपए में केंद्र सरकार की भागीदारी सबसे कम है और सबसे अधिक भागीदारी केरल सरकार की है। बस केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे बन गया है? ये आपका राजमुंदरी, ठीक। राजमुंदरी में क्या हुआ था कि राष्ट्रीय वाणिज्यिक अनुसंधान संस्थान, जो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान है ना, इसका नाम परिवर्तित करके राष्ट्रीय वाणिज्यिक अनुसंधान संस्थान, कृषि अनुसंधान संस्थान या निरका कर दिया गया है। और ये इसकी लोकेशन कहाँ पे? राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश में। 1947 में केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान CTRI की स्थापना हुई थी और 2025 में इसका नाम क्या कर दिया गया है? निरका कर दिया गया है, ठीक। तो राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान इसका नाम हो गया है। अब ये सारी चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं है। तंबाकू ठीक है, तंबाकू के बारे में पढ़ लेना आप लोग कि 15 राज्यों में खेती होती है, पोषण कटिबंधीय पौधा होता है, जल निकास वाली रेतीली दोमट मिट्टी होती है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कहाँ पे स्थापित हुआ? निजामाबाद, नई दिल्ली। निजामाबाद, नई दिल्ली में स्थापित हुआ। कब स्थापित हुआ? 14 जनवरी को, ठीक। तो जनवरी, हल्दी से क्या आ गई? जान आ गई, ठीक, जान आ गई। और हल्दी से जान आई तो कब आई? 14 जनवरी, मकर संक्रांति के दिन। तो दोनों चीज़ें अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, चाहे हल्दी हो और चाहे मकर संक्रांति हो, दोनों चीज़ें अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। तो हल्दी 14 जनवरी को हल्दी बोर्ड की स्थापना हो गई, ठीक। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी स्थापना की है, ओके। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। वन नेशन वन टाइम, वन नेशन वन टाइम ये क्या प्रोसेस है? अब देखो, हुआ ये है कि जैसे ये पृथ्वी है, इसके चारों तरफ सैटेलाइट लगाए जाते हैं। तो 7 सैटेलाइट लगाए गए हैं, 4 जियो सिंक्रोनस जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में और 3 जियो जो स्टैटिक ऑर्बिट है वहाँ पे लगाए गए हैं। तो नाविक के माध्यम से क्या किया जाएगा कि भारतीय जो टाइम है उसको वन नेशन वन टाइम किया जाएगा, क्योंकि अलग अलग स्थानों पे समय की क्या आती है? समय की दिक्कत आती है। तो परमाणु CGM क्लॉक का प्रयोग इसमें किया जाता है, ठीक। तो परमाणु CGM का क्लॉक का प्रयोग करने के बाद इसमें जो टाइम पीरियड है, इसमें जो टाइम है, इसमें वो टाइम को क्या किया जाएगा? भारतीय टाइम को सभी जो केंद्रीय घड़ियां हैं उनसे साझा कर दिया जाएगा। तो एक वन नेशन वन टाइम स्थापित हो जाएगा नाविक के माध्यम से। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब हम लोग पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर को देख लेते हैं। पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल 2025 को हमला हुआ। इसकी जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली, जो लश्कर ए तैयबा से संलग्न माना जाता है। 26 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसमें 25 भारतीय थे, एक नेपाली नागरिक था। 23 अप्रैल को उच्च स्तरीय बैठक ने निर्णय लिए गए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, परीक्षा में आने की संभावनाएं कम है, लेकिन ये काफ़ी संवेदनशील मुद्दा है। 29 अप्रैल को बैठक हुई, प्रधानमंत्री ने छूट दे दी। 6 से 7 मई के बीच, 6 से 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ये डेट आपको नहीं भूलनी है। 9 लक्ष्य स्थलों पर हमले किए गए, आतंकी ठिकानों पे हमले किए गए। तो ये कहाँ पे थे? बहावलपुर, मुरीदकेश, शाकरगढ़, सियालकोट, यहाँ पे ये पाकिस्तान के चिन्हित क्षेत्रों में थे। और 5 जो आतंकी ठिकाने थे वो कहाँ पे थे? वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में थे, ठीक। मारे गए आतंकियों के बारे में बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बस देख लेना इनको, क्योंकि मैं इनका नाम नहीं पढ़ना चाहता हूँ। बनियान अल मसूस, 7 मई को पाकिस्तान द्वारा कायराना हमला किया गया, जिसको बनियान अल मसूस कहा जाता है। मैं एग्जामिनर से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे चीज़ों पर प्रश्न ना बनाएं जिससे देशवासियों का खून खौले। अगर बनाना ही है तो हमारे सैनिक और उनकी जवानों की महानता और उनकी शहादत पे बनाएं।
ठीक, तो शहीद सिकंदर राउत साहब, शहीद राम बाबू साहब, शहीद दीपक चिंगखम साहब, शहीद सुरेंद्र सिंह मोगा साहब, शहीद मोहम्मद इम्तियाज साहब, शहीद पवन कुमार साहब, शहीद सुनील कुमार साहब, शहीद मुरली नायक साहब, शहीद दिनेश कुमार शर्मा साहब। इन लोगों की वजह से ही आज हम लोग स्वतंत्र भारत में आज़ादी की जो सांसें ले रहे हैं वो तो स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से ले रहे हैं, स्वतंत्रता की सांसें। लेकिन अभी जो वर्तमान में हम आराम से रह रहे हैं, सहूलियत से रह रहे हैं, सुविधा से रह रहे हैं, निश्चिंत रह रहे हैं, वो इन लोगों की देन है। तो एक बार इन लोगों के लिए नमन लोगों को, और जो मातृभूमि है हमारी वो इनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। मीडिया संदर्भ जानकारी किसने दी थी? विक्रम मिस्री, विंग कमांडर व्योमिका और कर्नल सोफिया कुरैशी ने। 10 मई 2025 को युद्ध विराम की घोषणा हो गई। तो ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो हमला कब हुआ था, ये कि कब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 3 डेट आपको इंपॉर्टेंट है। 22 अप्रैल को हमला किया गया था, 6 से 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, और फिर उसके बाद 10 मई को युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई थी। अब वो क्यों हुई, क्या हुई, इसके बारे में आप देख लेना। बीएसएफ जवान पूनम कुमार शॉ, जिनको पाकिस्तान ने पकड़ लिया था, उनको 14 मई 2025 को 14 मई को पकड़े गए थे, उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। ठीक, 17 मई 2025 को 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया गया। तो 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया गया। तो कितने प्रतिनिधिमंडल गठित किए गए थे, ये चीज़ आपको याद रखनी है, 7। अब इसमें आप एक चीज़ देखो कि कोई भी केंद्रीय मंत्री इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व नहीं कर रहा है। देख लो, हो सकता है कल के दिन ये प्रश्न बना दिया जाए कि जो 7 प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व करने वाले लोग थे उनके नाम आ जाएं और वो पूछते कि निम्नलिखित में से कौन नेतृत्व करता नहीं है। तो देखो, केंद्रीय मंत्री जो भी थे, अमित शाह साहब थे, या फिर प्रधानमंत्री जी थे, या फिर आपके गृह मंत्री थे, या फिर रक्षा मंत्री थे, तो इन लोगों में से कोई प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व नहीं कर रहा है। कोई भी केंद्रीय मंत्री प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व नहीं कर रहा है। केंद्रीय मंत्री दिखे आप तुरंत उसको लगा के आगे बढ़ जाना। और देखो, कांग्रेस में भी शशि थरूर शामिल है, राहुल गांधी शामिल नहीं है, या कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है वर्तमान में वो भी इसमें शामिल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना एक बार। अब हम लोग देखते हैं हमारे सुरक्षा कवचों के ऊपर। राफेल विमान डसॉल्ट, फ्रांस से लिया था हम लोगों ने ये। स्कैल्प स्टॉर्म शैडो MBDA, ये यूरोप की एक कंपनी से लिया था। ठीक, फिर इसके बाद हाईली एगाइल मॉड्यूलर म्यूटेशन एक्सटेंडेड रेंज, हैमर क्या था? प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब था। तो अगर आपसे हैमर पूछा जाए तो हैमर क्या था? हैमर था प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब। और ये भी हम लोगों ने कहाँ से लिया था? ये भी हम लोगों ने फ्रांस से लिया था, फ्रांस की एक कंपनी सैफन से। ठीक, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। इसकी क्षमता 250 किलोग्राम क्लास वगैरह ये सब देख लेना। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, ये हमने रूस से, भारत और रूस का संयुक्त मिशन है। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी है और रूस में मॉस्कोवा नदी है। इन नदियों के नाम पे जो मिसाइल है उसका नाम रखा गया ब्रह्मोस। हथियार और निर्माता देख लो, स्काई स्ट्राइकर भारत और इजराइल। IAI हरोप लॉटरिंग, ये IAI मतलब इजराइल, ये भी आपका क्या है? इजराइल का है। स्काई स्ट्राइकर ये भी क्या है? इजराइल का है। इसमें स्ट्राइकर आ रहा है, इसमें आधा सा आ रहा है, इसमें आधा सा आ रहा है। ठीक, S-400 ट्राइम किसका है? रूस का है। ठीक, तो S-400 पता ही है आपको, रूस का है। 400 किलोमीटर की रेंज तक ये हमला करने में सक्षम है। और आकाश सरफेस टू सरफेस, सॉरी सरफेस टू एयर मिसाइल है आकाश। ठीक, तो आकाश क्या है? सरफेस टू एयर। ठीक, और ये किसने बनाई है? ये DRDO ने बनाई है। ओके, अब जाति जनगणना को मिली केंद्र की अनुमति, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। जाति जनगणना संघ सूची का विषय आता है, अनुच्छेद 246 के अंतर्गत आता है और सूची 69 में आता है। ठीक, और जनगणना अधिनियम कब बना था? स्वतंत्रता के तुरंत अगले साल में जनगणना अधिनियम आ गया था, यानी 1948 में। जनगणना नियम कब बने थे? 1990 में बने थे। अब ये बात आती है कि आखिरी बार जाति जनगणना किस आंकड़े में शामिल थी या किस जनगणना में शामिल थी? 1931 की जनगणना में। पहली बार किस जनगणना में जातिगत आंकड़े शामिल नहीं किए गए थे? 1941 की जनगणना। तो अब आप इसमें क्या करना कि 1935 का जो अधिनियम था उसको कॉमन मान लेना। 1935 के अधिनियम के पहले जो जनगणना हुई उसमें जातिगत आंकड़े शामिल किए गए, और 1935 के बाद 1941 में जो जनगणना हुई वहाँ पे जातिगत आंकड़े शामिल नहीं किए गए। अब किस जनगणना में जातिगत आंकड़े शामिल किए जाएंगे? जनगणना 2027 में। जनगणना 2027 की अधिसूचना कब जारी हुई? 16 जून 2025 को। तो 16 जून मतलब 16 साल के लोगों की जनगणना की जा रही है मान लो, तो 16 जून को जातिगत जो जनगणना 2027 है उसकी अधिसूचना जारी की गई। 16 जून 2025 डेट आपको याद रखनी है, ये 16 जून 2025, 16 ठीक। जनगणना 2027 2 चरणों में होगी, चुनाव भी 2 चरण में होंगे, जनगणना भी 2 चरण में होगी। तो चरण 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा और चरण 2 1 मार्च 2027 से शुरू होगा। जो चरण 2 है वो
2 अक्टूबर के पहले शुरू हो रहा है, 2 अक्टूबर मतलब 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर 2026 से चरण पहला स्टार्ट होगा। 1 अक्टूबर 2026, ध्यान देना, 1 अक्टूबर 2025 एग्जामिनर दे देगा, आप कन्फ्यूज हो जाओगे। 1 अक्टूबर 2025 नहीं है, 1 अक्टूबर 2026 है। पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से शुरू हो रहा है, दूसरा चरण 1 मार्च 2027 से शुरू हो रहा है। तो पहले चरण में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जो पर्वतीय राज्य हैं वही शामिल किए गए हैं, ठीक है। पूर्वोत्तर वाले भी शामिल नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान देना, नहीं तो वो दे देगा कि पूर्वोत्तर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पहले चरण में जनगणना होगी। नहीं, केवल 4 राज्य, जम्मू कश्मीर और राज्य भी नहीं, ये 2 क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इसके अलावा और कोई भी राज्य शामिल नहीं है जो चरण 1 में जहाँ पर काउंटिंग होगी। बाकी शेष भारत में 1 मार्च 2027 से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। अब चलते हैं आगे। एयर इंडिया ड्रीमलाइनर विमान दुर्घटना। एयर इंडिया ड्रीमलाइनर विमान दुर्घटना देखो, AI-171 12 जून 2025, 12 जून 2025 को ये दुर्घटना हो गई थी। विमान का नाम क्या था? भारतीय परिप्रेक्ष्य से अगर विमान का नाम पूछा जाए तो AI-171 क्या है? AI-171, एयर इंडिया 171, यानी एयर इंडिया का 171वें नंबर का विमान था ये, ठीक, पहली बात। दूसरी बात, बोइंग के नाम से अगर पूछा जाए कि बोइंग का कौन सा विमान था, तो बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर। अब इस विमान का नाम क्या था? इस विमान का जो नाम था वो था बोइंग 787, ठीक। तो बोइंग ने एक विमान बनाया, बोइंग इस टाइप से ही विमान के नाम बनाती है, 785, 787, इस तरीके से विमान के नाम बनाती है। तो बोइंग ने जो 787 विमान बनाया, उसका जो 8वें नंबर का विमान था वो ड्रीमलाइनर भारत को दे दिया गया था। तो 787 ड्रीमलाइनर इस विमान का नाम था। चूंकि ये संख्या में 8वें नंबर का था जो भारत को मिला था, और एयर इंडिया में 171वें नंबर पे ये विमान शामिल हुआ था, इसीलिए AI-171 नाम है और बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर नाम है। तो ये नाम आप जरूर याद रखना। अहमदाबाद से लंदन फ्लाइट जा रही थी, दुर्घटना कुछ ही सेकंड के अंदर हो गई, दोनों इंजन ने काम करना बंद कर दिया था। BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल जो अहमदाबाद में स्थित है, यहाँ से विमान टकरा गया था। यहाँ पे मेडिकल के कुछ बच्चे जो नीट निकाल के तैयारी करके काफ़ी साल मेहनत करके पहुँचे थे वहाँ पर, उनकी भी दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तो 280 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई इसमें, 241 जिसमें विमान यात्री थे और 39 अन्य लोग थे। विश्वास कुमार रमेश वह व्यक्ति था जो हादसे में जीवित बच गया था। विजय रूपाणी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हादसे में निधन हो गया था। मुआवजा प्रति परिवार कितना मिला? एयर इंडिया ने 25 लाख रुपए दिए और टाटा सन्स ने 1 करोड़ रुपए प्रति परिवार दे रहे हैं ये लोग, ठीक है, याद रखना ये। एयर इंडिया 25 लाख रुपए प्रति परिवार दे रहा है और टाटा सन्स 1 करोड़ रुपए प्रति परिवार दे रही है। यात्रियों में 169 भारतीय थे, 53 ब्रिटिश थे, 7 पुर्तगाली थे, 1 कनाडाई नागरिक थे, ठीक। ये सारी चीज़ें अगर एग्जामिनर पूछेगा ना तो समझ लेना कि एग्जामिनर में संवेदनशीलता की कमी है, ऐसे क्वेश्चन बनने भी नहीं चाहिए। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर ये विमान का नाम था। भारत को कौन से नंबर का मिला था? 8 नंबर का मिला था, इसीलिए 7878 ड्रीमलाइनर नाम है उसका। दोहरे इंजन वाला लॉन्ग रूट एयरप्लेन है ये। वर्ष 2011 में पहली बार वाणिज्यिक सेवा में शामिल हुआ था। फ्लाइट रिकॉर्डर और ब्लैक बॉक्स, ये क्या होता है? फ्लाइट रिकॉर्डर ये नारंगी रंग का होता है, ठीक। अब देखो, नारंगी रंग का ही क्यों होता है? नारंगी रंग का इसलिए होता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य काफ़ी अधिक होती है। अब आप कहोगे लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, तो लाल रंग का क्यों नहीं है? लाल रंग का इसलिए नहीं है क्योंकि जो फ्लाइट होती है, जो एरोप्लेन होता है, उसमें और सारी चीज़ें भी तो लाल कलर की होती हैं। लाल कलर के बहुत सारे जो एलिमेंट होते हैं वो लाल कलर के बनाए जाते हैं, इसीलिए कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए इसको नारंगी रंग का रखा जाता है। क्योंकि बैनी आहा पीनाला जब आप करोगे, बैनी आहा पीनाला, तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा। इसके बाद अगला कौन सा है? नारंगी, तो नारंगी रंग का बनाया जाता है इसीलिए। तो नारंगी रंग का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है ताकि ये दूर से ही दिखे। विमान दुर्घटनाओं की जांच हेतु इसको प्रयोग किया जाता है। इसका अत्यधिक ताप और अत्यधिक दबाव झेलने में ये सक्षम होता है। यह डिवाइस 2 प्रकार की होती है, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर फ्लाइट संबंधी डेटा, और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर पायलट की बातचीत का रिकॉर्ड। जैसे ये एरोप्लेन है आपका, ठीक, तो एरोप्लेन में जो ये वाला हिस्सा होता है जहाँ से यात्रियों की सीट प्रारंभ होती है, ठीक, वो तो होती है फ्लाइट संबंधी डेटा, पूरी फ्लाइट का डेटा होगा। लेकिन यहाँ पे जो बातचीत हो रही है, केवल इस वाले एरिया में जो बातचीत हो रही है वो क्या होगी? पायलट की बातचीत का रिकॉर्ड होगा और इसको कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड बोलते हैं, ठीक। चलते हैं आगे। संविधान हत्या दिवस 25 जून को संविधान हत्या दिवस हो गया, ठीक। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी करके 25 जून 2025 को पहला संविधान हत्या दिवस मनाया। बस इतना ही याद रखना, पहला संविधान हत्या दिवस कब मनाया? 25 जून 2025। तो 25, ठीक, तो 25 और 25 का ये मामला हो गया। हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर को प्रतिवर्ष हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मोदी जी का जन्मदिन हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में भी हो जाता है। तो 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो के माध्यम से हैदराबाद को निजाम के शासन से मुक्त कराया गया था, इसीलिए हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। फिर आज बात आती है पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता की। कार्यात्मक साक्षरता क्या होती है? पढ़ने लिखने जानकारी को समझने में जो व्यक्ति की दैनिक जीवन में मदद करती है, उसको पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता कहते हैं। जैसे आपका कोई फॉर्म निकल गया, अब आपको फॉर्म भरना ही नहीं आता है, तो यानी इसका मतलब है आपको पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता नहीं आती है, आप अपना काम स्वयं से नहीं कर पाते हो। तो
इन चीज़ों को क्या बोलते हैं? पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता बोलते हैं। यदि किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर अगर 95% से अधिक होती है, तो उसे पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित कर दिया जाता है। अब इसके 5 घटक हैं, कौन-कौन से घटक हैं? आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान, मतलब जोड़-घटाना आता हो, गुणा-भाग आता हो, क्या बोलते हैं 1 2 3 आती हो, पहाड़े वगैरह आते हों, तो आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान माना जाता है। मौलिक जीवन कौशल मतलब सबकी अपनी समस्याएँ होती हैं सभी लोगों की। व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान मौलिक तरीके से करना मौलिक जीवन कौशल हो गया। बुनियादी शिक्षा मतलब जो 0 से 6 साल तक के बच्चों को दी जाती है या 0 से 14 साल तक के बच्चों को दी जाती है, वो बुनियादी शिक्षा होती है। तो हमारे संविधान ने 0 से 6 और 6 से 14 दोनों लोगों का प्रबंधन किया हुआ है ना, तो बुनियादी शिक्षा प्रदान की जाए। बुनियादी मतलब जो हमारे जीवन यापन के लिए ज़रूरी शिक्षा होती है, उसको बुनियादी शिक्षा कहते हैं, जीवन यापन के लिए आवश्यक शिक्षा। व्यावसायिक कौशल हमें कमाई आना चाहिए, कमाना आना चाहिए, तो व्यावसायिक कौशल। निरंतर शिक्षा मतलब निरंतर शिक्षा का मतलब क्या होता है? लगातार कंटिन्यूअस शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लगातार। जैसे वैदिक काल में आपने देखा होगा, वैदिक काल में जो लोग निरंतर शिक्षा ग्रहण करते थे, जो लोग लगातार शिक्षा ग्रहण करते थे, अनवरत शिक्षा ग्रहण करते थे, आजीवन शिक्षा ग्रहण करते थे, उन लोगों को कहा जाता था नैष्ठिक। जो पुरुष होते थे उनको नैष्ठिक कहा जाता था, ठीक? जो आजीवन शिक्षा ग्रहण करते थे। अब हम लोग चलते हैं आगे। इसी उद्देश्य के तहत, किस उद्देश्य के तहत? पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने के उद्देश्य से 2022 में उल्लास कार्यक्रम शुरू हुआ, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, इसका फुल फॉर्म याद कर लेना। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें 15 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को बुनियादी पढ़ना लिखना और अंकगणित सिखाने के लिए समर्पित था। अब देखो यहाँ पे बुनियादी, हमने आपको पहले बताया था 0 से 14 का मामला है अपने भारत में। 0 से 6 वाला मामला कहाँ पे है? अनुच्छेद 45 में है। और 6 से 14 वाला मामला कहाँ पे है? अनुच्छेद 21A में है। ये चीज़ें संविधान में दी हुई हैं, लेकिन अब 15 साल से ज़्यादा वाले के लिए क्या किया जाए? जो 15 साल का हो गया या 15 साल से अधिक का हो गया, उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए उल्लास कार्यक्रम चला गया है 2022 में। देखो 22 में भी 2-2 दिख रहा है आपको, एलएल में भी डबल दिख रहा है, तो 2022 याद कर लो, इससे डबल हो रहा है यहाँ पे मामला, ठीक? तो उल्लास किसके लिए कार्यक्रम? 15 या 15 प्लस वालों के लिए, ठीक? उन्हें बुनियादी शिक्षा देने के लिए। अब उल्लास नव साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, लद्दाख ने ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल कर ली। अब देख लो, पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। अगर साक्षर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दोनों पूछे आपसे और नंबर 1 वाला पूछे, तो कौन नंबर 1 पे होगा? लद्दाख। ये डेट याद नहीं करनी है आपको, ये केवल इसलिए है कि किसने पहले दर्जा हासिल किया। भारत की पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई कौन बन गया? लद्दाख बन गया, 24 जून 2024, ठीक? तो जून 2024 में लद्दाख बन गया था। बहुत पुरानी बात हो गई। अब बात क्या आई कि जो मिजोरम है, मिजोरम पहला राज्य बन गया है, पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला आधुनिक भारत का पहला राज्य 20 मई 2025 को, ठीक? गोवा दूसरा राज्य बना, त्रिपुरा तीसरा राज्य बना। तो बस ये आप याद रख लेना कि पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं। भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने वर्ष 2030 तक, ध्यान देना इसको, वर्ष 2030 तक 100% वयस्क साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो 100% वयस्क साक्षरता कब तक हमें हासिल करनी है? हमें हासिल करनी है 2030 तक। और ये किसने बोला है? ये हमसे बोला है NEP 2020 ने, ठीक? अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब राष्ट्रीय आयोजन और सम्मेलन की बात आती है, तो चलो ये राष्ट्रीय आयोजन और सम्मेलन हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।